बहुत समय पहले की बात है। राजा मंगलसेन नाम का राजा पृथ्वीपुर राज्य पर राज करता था। मंगलसेन को अपने बाग बगीचों में घूमने का बड़ा ही शौक था। उसे जब भी समय मिलता वह अपने बाग बगीचों की सैर करने को निकल जाता। प्रकृति के बीच समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। माली, तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो। यदि तुम सही से काम नहीं करोगे तो मेरे इस महल के बगीचे में इतने सुंदर और सुगंधित पुष्प प्राप्त नहीं होंगे। महाराज, यह तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझ जैसे माली का मान रख रहे हैं। वैसे भी मेरा तो यह काम है महाराज। यदि एक माली अपने होते हुए अपने बगीचे को हरा भरा नहीं रख सके तो उसका माली होने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। आपकी बात एकदम सत्य है। आप इसी तरह मेरे बगीचे को हरा भरा रखिए। आपको यदि किसी भी तरह की वस्तु या अन्य चीजों की जरूरत हो तो आप मेरे मंत्री को बता सकते हैं। वह आपको वह वस्तु उपलब्ध करा देंगे। राजा मंगलसेन माली से यह सब कहने के बाद वहां से चला गया। फिर एक दिन जब वह अपने शानदार बगीचे की सैर करने जा रहा था तो उसने देखा कि एक हिरण उसके बगीचों में घुस आया है और वह इधर उधर दौड़कर बगीचे में लगे हुए फूल पौधों को तहस नहस कर रहा है। राजा को अपने बगीचे के पौधे और फूलों से बहुत ही लगाव था। यह हिरण मेरे बगीचे में कैसे घुस आया और यह तो मेरे बगीचे के सारे फूल पत्तियों को तहस नहस कर देगा। अब मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और यह बगीचे की रखवाली करने वाले सैनिक कहाँ चले गए? राजा मंगलसेन यह दृश्य देखकर आग बबूला हो जाते हैं। राजा मंगलसेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वह हिरण को पकड़ें और राजा खुद भी उस हिरण का पीछा करते हुए दौड़ने लगा। हिरण बगीचे से बाहर आ गया और वह जंगल की ओर चला गया। तुम लोग क्या कर रहे थे जब यह हिरण इस शाही बाग में घुस आया? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि मुझे अपने इस शाही बाग से कितना प्रेम है? माफ कीजिएगा महाराज, हम लोग सुबह से यहीं खड़े होकर पहरा दे रहे थे। हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए हम लोग भोजन करने के लिए यहीं जरा पास में मौजूद सराय में भोजन कर रहे थे। इसलिए हम लोग उस हिरण को बगीचे में घुसने से नहीं रोक सके महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, तुम्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए उसे अच्छे से निभाना। अब जाओ, मेरा घोड़ा लेकर आओ। यदि हमने उस हिरण को नहीं पकड़ा तो वह फिर से इस बगीचे को तहस नहस कर सकता है। अब जाओ, इससे पहले कि वह कहीं दूर भाग जाए। इतना कहकर वह लोग अपने घोड़े पर सवार होकर उस हिरण का पीछा करने लगते हैं। लेकिन राजा जी की घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा था कि राजा जी अपने साथ लाए सैनिकों को पीछे छोड़कर स्वयं काफी आगे निकल आए। मंगलसेन हिरण का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ गया, परंतु वह हिरण को न पकड़ सके और वह हिरण उछलता कूदता हुआ राजा मंगलसेन की आंखों से ओझल हो गया। यह अचानक से कहाँ गायब हो गया? अभी तो थोड़े समय पहले मेरे आंखों के सामने था और मेरे साथ आए सैनिक भी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। अब राजा मंगलसेन थक चुके थे। उनकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई तो वह वहीं रुक गए। मौसम बहुत ही गर्म था और राजा जी को प्यास भी लगने लगी। उन्होंने नहाने की सोची। जब वह नहा रहे थे तो एक चोर छुपके से आया और मौके का फायदा उठाते हुए उनका घोड़ा और कपड़े को लेकर भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। जब राजा जी नहाकर नदी से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ना ही उनका घोड़ा वहां मौजूद था और ना ही उनके कपड़े। ये भगवान, मेरा घोड़ा कहाँ चला गया और मेरे कपड़े भी?
और यह किसके फटे पुराने कपड़े डले हैं? हो ना हो कोई सातिर चोर ही मेरा घोड़ा और कपड़े चोरी करके ले गया। अब मैं क्या पहनूं? मैं इसी के कपड़े पहन लेता हूँ, लेकिन मैं तो अपने राज्य से काफी दूर आ गया हूँ। अब मैं बिना घोड़े के अपने राज्य कैसे जाऊंगा? राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अब वह क्या करते कि अपने महल में वह वापस लौट सकते, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चले गए। बहुत दूर तक राजा मंगल सेन चोर के कपड़ों में ही घूमते रहे। उन्हें गर्मा गर्म जलेबी दिखाई दी और उन्हें भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। आप जल्दी से मुझे गर्मा गर्म जलेबी दे दीजिए और जरा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। राजा जी की हालत देखकर हलवाई मन में सोचता है, देखने में तो पूरा कबाड़ी वाला नजर आता है और बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे कि कहीं का महाराजा हो। ओ भाई, जलेबी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे तो है ना, या फिर मुफ्त में ही खाने की सोच रहे हो? भैया, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप मुझे जलेबी खिला दीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए जलेबी भी नहीं है। और सुनो, यहाँ मैं तुम जैसों को मुफ्त में खिलाने के लिए नहीं बैठा हूँ, समझे तुम? चलो जाओ यहाँ से अब। हलवाई उन्हें बहुत बेइज्जत करता है और वहाँ बेइज्जत होने के बाद वह वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही कदम जाने पर उनकी नजर झाड़ियों में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा जी ने तुरंत वह वस्तु उठा ली। यह वस्तु चमकता हुआ एक मोतियों का हार था, वह भी बहुत ही कीमती मोतियों का हार। राजा जी सोचने लगे, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो यह मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ, इसका अच्छा मूल्य मिल जाएगा। राजा जी चलते चलते पड़ोसी राज्य के बाजार में आ पहुँचे। वहाँ वह एक सुनार के पास गए और कहने लगे, सेठ जी, क्या आप मुझसे ये मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। मैं नदी पार कर रहा था तो मुझे वहाँ मौजूद झाड़ियों में चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। जब मैंने देखा तो वहाँ पर यह हार मिला। सुनार बोला, दिखाओ तो कैसा कीमती हार है, तभी तो मैं तुम्हें बता सकूंगा कि मैं उस हार की कितनी कीमत दे सकता हूँ। राजा मंगल सेन ने वह हार सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा, अरे चोर, इसको तुमने कहाँ से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनाए थे, उसमें से एक पता नहीं कहाँ चला गया। जरूर तुमने ही यह चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। सुनार ने मंगलसेन पर झूठा आरोप लगा दिया। मंगलसेन बोला, नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत करो, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो यह हार पड़ा हुआ मिला था। मैंने आपको बताया है ना कि मैं रास्ते से जा रहा था, तभी मुझे यह हार वहाँ डला मिला। देखने में तो तुम चोर उचक्की ही लगते हो, और ऐसी कैसे किसी को इतना कीमती हार मिल सकता है? क्या मैं तुम्हें मूर्ख मालूम पड़ता हूँ? चलो मेरे साथ सीधे, मैं तुम्हें राजा जी के पास ले चलता हूँ। अब वही बताएंगे कि तुम्हें यह डला मिला या फिर तुमने यह हार चुराया है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बल्कि पृथ्वीपुर राज्य का राजा हूँ। भला मैं क्यों चोरी करूँगा? मेरे पास तो इन जैसे कई सारे हार मौजूद हैं। मैं चोर नहीं हूँ। परंतु सेठ ने उसकी एक ना सुनी और तुरंत अपने नौकर को भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। कोतवाल साहब, मेरे मालिक ने आपको बुलाने के लिए भेजा है। उनके पास एक चोर आया है जिसने रानी का मोतियों का हार चुराया था। वह मोतियों का हार उसी के पास से बरामद हुआ है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ, और यदि यह हार रानी जी का हार हुआ तो मैं राजा जी से कहकर तुम्हारे मालिक को उपहार भी दिलाऊंगा।
अब चलो चलते हैं। वह लोग सुनार के पास जाने के लिए चल देते हैं। वहां पहुंचने के बाद मंगल सेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही। कोतवाल जी, आप ही समझाइए ना इनको कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे यह हार नदी के पास डला मिला था और यह सुनार कह रही है कि मैंने यह हार चुराया है। इसका फैसला तो राजा जी ही करेंगे। तुम चलो हमारे साथ, फिर पता चल ही जाएगा कि तुमने चोरी की है या फिर तुम्हें मिला है। कोतवाल साहब उसे पकड़कर महाराज के सामने हाजिर कर देते हैं। जब मंगल सेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी। राजा जी, मैं आपके राज का सबसे अच्छे आभूषण बनाने वाला सुनार हूँ। मैंने ही रानी जी के लिए 2 मोतियों के हार बनाए थे और उनमें से एक हार खो गया था। और वह खोया हुआ नहीं था, बल्कि वह हार तो इस चोर ने चुरा लिया था। और जब वह हार मुझे बेचने के लिए आया तो मैंने वह हार पहचान लिया और इस चोर को पकड़ लिया। सुनार की बात सुनने के बाद राजा ने मंगल सेन का पक्ष सुने बिना ही कहा, क्योंकि यह सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी। जबकि यह आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है, इसलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। राजा मंगल सेन फैसला सुनकर घबरा गए और दया की भीख मांगने लगे। इससे यह कैसे साबित होता है कि वह हार मैंने चुराया है? जब आप इस सुनार की बातों पर विश्वास कर सकते हैं तो मेरी बातों पर क्यों नहीं? मंगल सेन ये सारी बातें कही, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को यह सारी बातें मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकती हो, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और न ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। यह सुनार तो होते ही है बदमाश। आप तो जानते ही हैं कि यह पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। रानी जी को मंगल सेन के पक्ष में बोलने पर राजा जी को गुस्सा आ जाता है। राजा ने उन्हें डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने कमरे तक ही सीमित रहना चाहिए और गहने कपड़े में ही अपना सारा समय बिताना चाहिए। मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विरोध करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलती रही तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी बढ़ गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर उस आदमी से इतनी ही हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूँ। तुम्हें भी एक कैदी घोषित कर देता हूँ। अब जाओ, उसी के साथ रहना भूखे प्यासे। सैनिकों, ले जाओ रानी जी को और डाल दो कारागार में। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उसी चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक यह सुनकर चौंक पड़े। वह चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को मंगल सेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। मंगल सेन ने जब रानी को अपने साथ कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी जी, आप यहाँ कैसे? आप तो इस राज्य की रानी हूँ। भला आपने ऐसा कैसा अपराध कर दिया कि राजा जी ने आपको सीधा कारागार की सजा सुना दी? मैंने आज अपने पति को सही राह बताना चाहिए, जिसके बदले में उन्होंने मुझे यह कारागार की सजा सुना दी। रानी जी, मैं आपकी बात सही से नहीं समझा। आप जरा विस्तार से समझाइए। राजा जी पिछले कई महीनों से अन्यायपूर्ण तरीके से फैसले दे रहे हैं, जिसकी वजह से
इस राज्य के सभी लोग उनसे नाखुश हैं और मेरे सूत्रों से मालूम भी पड़ा है कि हमारे राज्य के लोग राज विद्रोह करने वाले हैं। इसी तरह रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगल सेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वह रात दोनों ने जागकर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वह महाराज से नाखुश थे। रानी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपको इस कारागार में डालना नहीं चाहते थे, किंतु राजा जी का आदेश था, जिसकी वजह से हमें आपको इस कारागार में डालना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोग मजबूर थे। यदि तुम लोग मुझे कारागार में नहीं डालते तो राजा जी पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या करते। आप चिंता मत कीजिए, आज रात को हम लोग आपको इस कारागार से बाहर निकाल लेंगे। तो आप सतर्क रहना, क्योंकि जैसे ही हम लोगों को मौका मिलेगा हम आपको संकेत कर देंगे। सुनो, मैं अकेली ही इस कारागार से नहीं जा सकती हूँ। यह व्यक्ति भी बेकसूर है। यदि मैंने इन्हें यही अकेला छोड़ दिया तो कल इसके हाथ काट दिए जाएंगे। इसीलिए इन्हें भी साथ ले जाना जरूरी है। किंतु यदि राजा जी को यह पता चल गया कि आप लोगों ने हम लोगों को कारागार से मुक्त किया है तो वह आप लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। रानी जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हम लोग इन्हें भी सुरक्षित आपके साथ इस कारागार से बाहर निकाल लेंगे। रात हो जाती है। रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से मंगलसेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो जाती है। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुँचे। रानी जी, अब हम लोग आपके राज्य से काफी दूर आ गए हैं। अब हम लोग यहीं एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं, और फिर जब हम लोगों को राजा जी खोजना बंद कर देंगे तो हम लोग फिर किसी अन्य राज्य में चले जाएंगे। आपका यह सुझाव हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मैं अपने राजा जी को अच्छे से जानती हूँ। जब उन्होंने यह खबर सुनी होगी तो उन्होंने राज्य के चारों ओर अपने सैनिक तैनात कर दिए होंगे, जिससे कि हम लोग कहीं भी भाग न सके। हाँ, सही कहा आपने रानी जी। मैं झोपड़ी बनाने का सारा सामान लेने के लिए जंगल में जाता हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं जल्दी से ही वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर राजा जी जंगल की ओर चल पड़े और वहाँ सूखे पेड़ की लकड़ी काट लेते हैं, और वह लकड़ी काट कर फिर से वहीं आ जाते हैं, और वहाँ से एक सुंदर सी झोपड़ी बनाकर दोनों लोग वहीं रहने लगते हैं।